हाय गाइस। आज मैं आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये जो रीजन है, ये साउथ अमेरिका का है और ये नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है, इन दोनों की कहानी सुनाना चाहूँगा। ओके। तो इसमें ऐसा है, अगर आप देखोगे ना, साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ है ये काफ़ी गरीब कंट्रीज़ हैं। जैसे इसमें ब्राज़ील आती है, चाइल आती है, पेरू, उरुग्वे, बोलीविया, ये काफ़ी गरीब कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर आप ना इसके ही बगल में अगर इस एरिया को देखोगे, इसमें यूएसए, कनाडा, ये सब आते हैं। तो ये काफ़ी अमीर कंट्रीज़ हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है एक्चुअली में? इसके पीछे का रीज़न क्या ये है कि इनके पास पहले से ही बहुत पैसा था, सब कुछ था, या यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, या यहाँ की सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से ये आज भी अमीर है। और यहाँ पर सिविलाइजेशन बहुत ख़राब थी, ये सब चीज़ बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से ये एरिया बहुत बेकार है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। तो ये जो ब्राज़ील का ये वाला जो ये रीजन है एक्चुअली में साउथ अमेरिका का, इसमें हुआ क्या था कि 1500 के टाइम पे ना स्पेनिश इंक्विजिशन चल रहा था। ठीक है। अब स्पेनिश लोग क्या कर रहे थे, वो कहीं भी जाते थे तो वो वहाँ जाके क्या करते थे कि किसी एरिया में वहाँ के राजा को पकड़ते थे और राजा से थोड़ी दोस्ती वोस्ती कर लेते थे। और वहाँ की ना जो नॉर्मल जनता थी, ठीक है, उनके बीच में अपने लोग घुसा देते थे ये लोग। ठीक है। और समय के साथ क्या करते थे, वो जो लोग ये घुसा देते थे लोगों के बीच में, वो ये जानने की कोशिश करते थे केवल कि राजा के अगेंस्ट में कौन कौन लोग हैं। ठीक है। और वहां पर ना जाके राजा के अगेंस्ट में ही एक आर्मी खड़ी कर देते। वही पांच छह लोग गए और वो उन्होंने एक आर्मी खड़ी कर दी। और 5-6 महीने में क्या होता था, वो जो बंदा जो राजा से दोस्ती कर रहा है, वो राजा को राजा के महल में ही बंदी बना लेता था। ठीक है। अब बाहर इन्होंने आर्मी खड़ी कर रखी है और राजा को अंदर बंदी बना रखा है। अब ये एक्चुअली में किसी एरिया को कब्जाने के पर्पज से नहीं जाते थे, इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती थी, गोल्ड सिल्वर या बहुत ज़रूरी जो जो भी चीज़ें हैं वहाँ से लूट के अपना निकल जाओ। ठीक है। अब ऐसे ये इस एरिया में सबसे पहले पहुंचे थे। ठीक है। उस टाइम पे ब्रिटेन ने मतलब ब्रिटेन ने अपना एक्सपेंशन कॉलोनाइजेशन स्टार्ट नहीं किया था जिस टाइम पे ये लोग साउथ अमेरिका में पहुंच गए थे, क्योंकि साउथ अमेरिका में इनको पहले से पता था कि यहाँ पर काफ़ी गोल्ड माइंस और ये सिल्वर माइंस है। तो अब जैसे इन्होंने राजा को पकड़ लिया तो राजा को पकड़ के बोलते थे कि भाई एक कमरे के बराबर भर के हमें गोल्ड और सिल्वर चाहिए। ठीक है। अब राजा बोलता था मैं कहाँ से लाऊं, तो राजा किसी तरह से जुगाड़ करता था और जुगाड़ करके मतलब इनको जितना गोल्ड और सिल्वर हो जाता होता था वो सब इनको दे देता था। लेकिन वो इतना नहीं होता था कि एक घर भर जाए उससे, राइट। तो फिर ये राजा को फोर्स करते थे और राजा को ना बहुत टॉर्चर करते थे। टॉर्चर कैसे करते थे कि वहां पर उसको हाथ से बांध दिया, नीचे उसके पैरों के नीचे आग लगा दी। जब ऐसे आग लगा दी तो राजा को बहुत मतलब दर्द होता था, तो फिर राजा को फोर्स करते थे। राजा फिर अपने बंदों को बोलता था जाओ माइंस में जाओ और वहां से और निकाल के लाओ कहीं से भी, ये वो सो करके। तो धीरे 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 करके ये वहां पर हर जगह में जाके ऐसा ही करते थे। तो जैसे एक बंदा इनका कोर्टे और ऐसे पिजारो, बहुत सारे लोग मतलब एक एक करके स्पेनिश लोग ये इस रीजन में आए थे और इस रीजन में एक्चुअली में इस रीजन को लूटने के लिए ही आए थे। अब जैसे ये यहाँ है ना साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में आके ये क्या करते थे, जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग थे, जो वहाँ के मतलब एक्चुअल लोग थे, उन लोगों से ही लेबर कराते थे, फोर्स लेबर कराते थे। ये ऐसा नहीं कोई अपनी आर्मी ला रहे हैं और कोई अपनी आर्मी ला के उनको बंदी बना लिया, उनको बंदी बना के आर्मी कंट्रोल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये बस अपनी अकल से वहाँ के लोगों को ही कैदी बना के वहाँ के लोगों से ही फोर्स लेबर करा के वहीं की माइंस में वो गोल्ड और सिल्वर निकाल के वहाँ से लूट के ले जाते थे। तो हर जगह में ऐसे ही चल रहा था। अब ऐसा चलते चलते ना ये जो एरिया है साउथ अमेरिका का, यहाँ पर ना करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ समय के साथ, यहाँ पर जैसे जैसे लोग अमीर बने, ठीक है, जैसे जैसे स्पेनिश लोग आए, स्पेनिश लोगों के साथ कुछ इलाइट लोग यहाँ पर भी थे जो काफ़ी अमीर थे पहले से, और वो धीरे धीरे और अमीर बनते गए। अब जैसे ही यहाँ पर जो राजा होते थे, राजा भी यही सोचता था कि भाई मैं अपना जेब कैसे भर लूँ। तो धीरे धीरे ना इस रीजन में हमेशा यही बोलबाला रहा कि भाई पावर किसके पास है और पैसा किसके पास है। मतलब अगर जनरल असेंबली भी ये थोड़ा बहुत बनाते थे वहां पर, तो वहां पर भी ऐसा होता था, इस लेवल पे धांधली चलती थी कि जैसे उसने राजा को पकड़ा हुआ, अब राजा को पकड़ के बोल रहे हैं कि भाई ये इसने तो आधा ही घर भर के हमें गोल्ड दिया है। तो वो जनरल असेंबली में बोल रहे हैं कि हाँ भाई राजा को तो पूरा घर भर के देना चाहिए क्योंकि राजा ने प्रॉमिस किया था। ठीक है। तो ऐसे चलता था वहाँ पूरी मोनोपोली। ठीक है। तो हर कोई बंदा इस रीजन में किसी भी एरिया में आता था तो वो केवल उसको लूटने के लिए ही आता था। तो यहाँ पर ना कभी भी किसी बंदे का मतलब ऐसा नहीं रहा कि उसने कुछ सही लॉज या बनाने की कोशिश करी, क्योंकि जो भी आ रहा है वो बस ये सोच रहा है मेरा सही कैसे हो जाए। ठीक है। तो जब ये यूरोप में सिविल वॉर खत्म हुए थे, तो सिविल वॉर खत्म होने के बाद वहाँ की एक कंपनी थी, वर्जीनिया कंपनी।
तो उन्होंने ना एक बंदे को इधर नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में भेजा, ठीक है। अब ब्रिटेन लोगों का स्टार्ट हो गया। अब ब्रिटेन लोग इधर की साइड तो आ नहीं सकते, वो इस साइड इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इस एरिया को पूरा स्पेनिश लोगों ने खा लिया है, ठीक है। और वो पार्टी में थोड़ा लेट है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो नॉर्थ रीजन में आते हैं। अब जो वो नॉर्थ रीजन में आते हैं तो वो इसी इंटेंशन से ही आते हैं एक्चुअली में, कि जैसा साउथ अमेरिका में ये कॉर्टे और ये पिजारो इन लोगों ने करा, वैसा ही हम ये नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में भी करेंगे और इस एरिया को एक्सप्लॉइट हम लोग करेंगे। ये जितने भी स्पेनिश लोग यहाँ नहीं पहुंचते उतने में हम लोग यहाँ पर अब मतलब अपना कब्जा कर लेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो लोग ना यहाँ पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर एक राजा होता है। अब वो राजा की ना कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, मतलब कि 30 से ज़्यादा ऐसी कोई ये स्टेट्स होती हैं जिन्होंने आपस में एक मतलब एक कोएलिशन करके उस राजा को बना रखा होता है, तो राजा काफी पावरफुल होता है। अब ये लोग जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ पर ना एक जेम्स रिवर बहती है, ठीक है। अब उस रिवर को जो क्रॉस करते हैं तो उसको क्रॉस करके उसी के नाम पे जेम्स टाउन बन जाता है यहाँ पर, तो वहां पर वो लोग रहने लग जाते हैं। तो यहाँ के राजा को जब ये बात पता लगती है, नॉर्थ अमेरिका के राजा को, कि ऐसे भाई बाहर से ये लोग आ रखे हैं, तो वो पहले से ही काफी सस्पिशियस हो जाता है। उसको ये लग जाता है भाई जो साउथ अमेरिका में चल रहा है वो हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो ना इन लोगों की बात मानता नहीं है। अब जब मानता नहीं है, और होता क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है। अब जो ये कम होती है तो इनको ये समझ में आ जाता है, जो ये लोग जेम्स टाउन में आए हैं, इनको ये समझ में आ जाता है कि भाई जो रूल यहाँ पर अप्लाई हुए साउथ अमेरिकन रीजन में, वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अपना कंट्रोल करेंगे, हम लोग मतलब उसको राजा को बंदी बना लेंगे, फिर यहाँ के लोगों से ही काम करा लेंगे। तो इनका ये रहता है, या तो यहाँ पर अपनी आर्मी भेजो, ठीक है, या कुछ और तो तरीका अपनाओ। अब आर्मी तो यहाँ ला नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, ये वर्जीनिया कंपनी के डायरेक्टर से बात करते हैं ऐसी। तो एक बंदा होता है जॉन स्मिथ, वो बहुत सही दिमाग लगाता है, वो बोलता है यार ये ऐसे नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो कि साउथ अमेरिका में जैसे उन लोगों ने लूटा वैसे हम लोग भी यहाँ पर लूट लेंगे, यहाँ पर अलग चलना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो उनके डायरेक्टर्स को बोलता है, वर्जीनिया कंपनी के डायरेक्टर्स को, कि यार तुम ना यहाँ पर ना ये आर्मी भेजने के बजाय मेरे को ना ऐसे जैसे ये स्मिथ होते हैं या कारपेंटर होते हैं, इन लोगों को भेजो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम ना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ के लोगों के साथ, जो इंडिजीनियस लोग यहाँ के हैं, ठीक है। हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे मतलब हमारा भी यहाँ पर अपना वो बन जाएगा। तो अब वो वहाँ के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये बात समझ में आती है, तो धीरे धीरे वहाँ पर ऐसे स्किल्ड लेबर को इधर की साइड में भेजा जाता है। अब जब इधर की साइड में भेजा जाता है तो वो धीरे धीरे करते 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 यहाँ के लोगों के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, और ये ट्रेड काफ़ी सालों तक चलता है, ठीक है। अब धीरे धीरे ट्रेड ये चलता रहता है, तो ऐसे अलग अलग लोग आते रहते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, तो यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से वो यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ही काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ना ट्रेड काफी पनप जाता है इस एरिया में, नॉर्थ अमेरिका रीजन में। लेकिन साउथ अमेरिका रीजन में स्टोरी अभी भी यही रहती है कि वहां पर सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, कि कैसे यहाँ के लोगों से मतलब फोर्स लेबर निकलवाओ और बस अपना काम चलाओ। और यहाँ पर ना एक्चुअली में क्या है कि जो पेरू ये एरिया जो है ना, यहाँ पर ना पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ के लोगों के लिए कानून भी बनाया जाता है इवन, कि जो यहाँ पर जो यंग लोग हैं उनके लिए कुछ मेता कानून करके होता है। तो उस कानून में क्या रहता है कि इन लोगों को मतलब कि पूरी तरह से तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है, मतलब माइंस में इन्हीं से काम कराओ, सब कुछ यही कराओ। अब इस रीजन में कहानी ट्रेड की चल रही है, इस रीजन में एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो समय के साथ क्या होता है कि जैसे 1789 शायद उस टाइम पे ये अमेरिका आज़ाद हो गया था, राइट। तो अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर अमेरिका का जो कानून लिखा जाता है वो काइंड ऑफ इसी को देख के लिखा जाता है, जो सिचुएशन इस एरिया में चल रही थी। यहाँ पर एक्चुअली में सब कुछ ट्रेड बेस पे और मतलब सब कुछ ऐसे चल रहा था, थोड़ा मतलब आप बोलोगे कि इस रीजन के हिसाब से तो काफ़ी फेयर था यहाँ पर सब चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो थोड़ा इसी वे में लिखा कि किसी के पास भी ना एक बंदे के पास सेंटर में पावर ना आ जाए। अगर क्योंकि यहाँ पर ये साउथ अमेरिका रीजन से इनको पहले पता था कि यहाँ पर यही हो रहा है कि एक बंदे के पास पावर है, चाहे वो गवर्नमेंट का बंदा है चाहे वो बाहर से आया है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक बंदे के पास पावर है तो वो पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यहाँ पर ना पावर को इसी तरह से रखा गया कि ये पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कोई भी बंदा ना अपनी मनमानी नहीं कर पाता। अब अपनी मनमानी करने की भी अगर वो सोचेगा तो री इलेक्शन तो होना ही होना है, और लोग उसकी मनमानी को देख रहे हैं, तो लोग उसको ही हटा देते थे। तो डेमोक्रेसी का सबसे मेजर जो वो दिखता है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स रीजन में ही दिखता है। और धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, अब 80 ये मिड 80 ये 1800 में मतलब 1850s के टाइम पे
ये इनोवेशन बहुत ज़्यादा मतलब पीक पे था कि रेल के इंजन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो उसका भी जो सारा का सारा मतलब ये ट्रेडिंग ये वो सब बिजनेस ये जो पनपा ना ये इसी रीजन पे पनपा, क्योंकि ये रीजन ना उस चीज़ को मतलब जैसे इनोवेशन को ना बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। जैसे कि अगर आप देखोगे कि इनोवेशन इस एरिया में भी हुआ, लेकिन इस एरिया का इनोवेशन कैसा था कि जैसे मान लो कि कोई भी बंदा है, वो कोई चीज़ इनोवेट इनोवेट करता है तो इस उससे एक किस्म से छीन लेते थे। अब जैसे मान लो कि आपको किसी चीज़ के लिए कोई कंपनी सेटअप करनी है, ठीक है, कोई मतलब एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो यहाँ पर इस रीजन में करप्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था कि अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको 100 लोगों को खिलाना पड़ेगा, ऊपर से पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको परमिशन मिलेगी कुछ चीज़ करने की। लेकिन यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशन को रखा ही इस तरह से था कि कोई भी बंदा मतलब फेयर उसमें चलेगा। अब इस एरिया में जब इनोवेशन, जब मैं बोल रहा हूँ कि 1850s के टाइम पे जब ये सब चल रहा था, तो उस टाइम पे ना ये यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज ऐड करी गई थी कि जो ये पेटेंट होते हैं, ठीक है, तो पेटेंट ना, अब जैसे कोई भी बंदा मान लो कोई इनोवेशन करता है, ठीक है, तो वो पेटेंट ना कहीं ऐसा ना हो कि अमीर आदमी उसे छीन ले या अपने नाम पे कर ले, और क्योंकि ये साउथ अमेरिका का पहला एग्जांपल था, राइट। तो उन्होंने इसको देखते हुए हमेशा पेटेंट को ऐसा रखा, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट ही लॉ बना दिया। अब उसमें क्या हुआ था, वो बहुत सरप्राइजिंग था कि उस पेटेंट में ना मतलब जैसे 100 पेटेंट थे, तो 100 पेटेंट में जो पढ़े लिखे लोग थे वो केवल 10-15 पेटेंट ही थे पढ़े लिखे लोगों से, और 30-40 लोग ऐसे थे जो मतलब ऑलरेडी बिजनेस में थे, और उसमें से जो 50-60 लोग थे वो मतलब ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है लेकिन बस वो इंडस्ट्रीज में काम करना जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जो लोग पेटेंट लाते थे ना वो बहुत गरीब लोग होते थे, लेकिन क्योंकि लॉ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और लॉ अपनी जगह पे काम भी कर रहा है, तो पेटेंट ना बहुत गरीब गरीब लोगों ने निकाले। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन है, ठीक है। एडिसन एक ऐसा बंदा था, उसने इतने पेटेंट बनाए थे, मतलब उसके नाम पे 1300-1400 पेटेंट है। अब 1300-1400 जो उसने पेटेंट बनाए थे ना, तो उसने क्या करा था, उसने जब शुरू में पेटेंट बनाया उसके पास पैसा तो था नहीं। जब पैसा नहीं था तो क्या करता था, पेटेंट ना बेच देता था अपने। तो उसने जो अपना पहला पेटेंट बेचा था ना, वो कुछ $10,000 का बेचा था। उसके बाद उसके पास कैपिटल आ गया, जब कैपिटल आ गया और पेटेंट से कैपिटल आ गया, तो वो जो नेक्स्ट पेटेंट निकालेगा ना, उस पेटेंट को वो एक्चुअल में इंडस्ट्री में कन्वर्ट भी कर सकता है क्योंकि उसके पास कैपिटल भी है अब। तो यहाँ पर ना फेयरनेस होने की वजह से एडिसन जैसे काफी लोग आए और काफी लोगों ने काफी इनोवेशन कर दिया था, क्योंकि लॉ उनको प्रोटेक्ट कर रहा था और सेंट्रलाइज पावर कोई नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी एक बंदे के पास पावर है और वो एक्सप्लॉइट कर देगा सबको। तो गरीब लोग बहुत कुछ कर रहे थे, अमीर लोग भी अपना काम चला रहे थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका रीजन में एक चीज और अच्छी हुई। नॉर्थ अमेरिका रीजन में जैसे मतलब पेटेंट और इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटिटी होती है वो होती है बैंक्स, ठीक है। तो एक टाइम पे अमेरिका में केवल 300-400 बैंक थे, और नेक्स्ट 100 ईयर्स में वो जो 300-400 बैंक थे वो सीधे सीधे 27,000-28,000 बैंक में कन्वर्ट हो गए। मतलब कि इतना कैपिटल घूम रहा है कंट्री के अंदर, मतलब वो मिलियन डॉलर से सीधा बिलियन डॉलर एंटिटी बन गए थे वो बैंक्स, ठीक है। अब बैंक्स को भी फायदा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बैंक्स का भी ऐसा है कि वो मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में भी मोनोपोली क्रिएट नहीं की जा सकती। कई लोगों ने ट्राई करा था वहां पर, लेकिन कर नहीं पाए थे, ठीक है, वो फेल हो गए थे, क्योंकि लॉ उनको इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था कि किसी के पास पावर ना हो। अब इस रीजन में भी जो बैंक्स थे ना, वो 200 बैंक थे, लेकिन वो नेक्स्ट 100 ईयर्स में केवल 400-500 में ही कन्वर्ट हो पाए, क्योंकि यहाँ पर पहले तो बैंक खोलना ही इतना वो था। अगर आपने बैंक खोल भी दिया तो यहाँ पर चोरी चकारी इतने लेवल पे थी कि अगर आपने खोला भी तो कोई चुरा लेगा पैसे, और लॉ आपको कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पर जो ये जो नॉर्थ अमेरिका रीजन था, जैसे इनोवेशन बहुत ज्यादा चल रहा था, तो इनोवेशन के चलते आपको पता है यहाँ पर जैसे लैरी पेज, बिल गेट्स, ये पॉल एलन, ये सब लोग पैदा हुए, राइट। इन सब लोगों ने मतलब इतना अच्छे अच्छे इनोवेशन दिए, गूगल बनाया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, ऐसी ऐसी कंपनीज बना दी। तो अगर आप एक्चुअली में देखोगे ना, तो लैरी पेज, बिल गेट्स और ये जो लोग थे, जितने भी लोगों ने इतना इनोवेशन किया ये अमेरिका में, वो एक्चुअल में ना वो लोग ऐसा नहीं था कोई मैजिकली इतना ऊपर आ गए। वो लोग इसलिए आ गए क्योंकि इस एरिया ने उनको इस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करी कि वो एक बिल गेट्स पैदा कर सकता है। और सेकंड चीज, वो जो बिल गेट्स है वो आगे जाके बिजनेस भी कर सकता है, वो लॉ ही प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस एरिया में एक बंदा था, उसका उसका नाम कुछ कार्लो स्लिम करके था। तो वो जो बंदा था, उस बंदे ने भी यहाँ पर ना एक गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी थी उसको सेटअप किया था।
अब जब उसने सेटअप किया ना तो गवर्नमेंट ने उसको मतलब वो प्राइवेट कर दिया था, तो उस बंदे ने खरीद ली थी वो कंपनी। और वो बंदा इतना तेज था कि उसने ना वो कंपनी के पैसे भी नहीं चुकाए गवर्नमेंट को। और वो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल थी, तो उस कंपनी के प्रॉफिट से ही वो उसका मतलब वो क्या बोलते हैं ईएमआई पे कर रहा था एक किस्म से। वो मतलब इतना इतना स्मार्ट था। तो इस रीजन में, साउथ अमेरिका रीजन में, कार्लोस स्लिम ने बहुत पैसा कमाया, मतलब कि वन ऑफ द जीनियस बंदा था वो इस रीजन का। ठीक है। अब वो तो बिजनेसमैन था, तो बिजनेसमैन की तरह सोचता था, लेकिन वो बहुत करप्ट था। ये चीज भी समझने वाली है। ठीक है। उसने क्या करा था, उसने जैसे इस रीजन पे काफी पैसा कमाया, तो उसने कोशिश करी कि मैंने नॉर्थ अमेरिका रीजन में, मतलब यूएस वाले रीजन में, इस रीजन में भी पैसा कमाता हूँ। अब भाई ने क्या करा, जब वो इस रीजन में आया ना, तो एक कंपनी थी कुछ सीईसी करके, सीएससी ऐसे कुछ नाम था उसका। ठीक है। तो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके कि वो जिस चीज़ में बिजनेस कर रही थी, और इसने क्या करा भाई ने, इसने जैसे वहाँ पर कंपटीशन कमीशन होते हैं तो वो ये चीज़ चेक रखते हैं, राइट, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपटीशन को वो कर रहा है, मोनोपोली में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसने ना यहाँ पर भी यूएस में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जो उसने इस रीजन में करी थी, साउथ अमेरिका में। लेकिन क्योंकि यहाँ लॉ इतना इतना जबरदस्त था कि यहाँ के लॉ ने उस बंदे पे $400 मिलियन का फाइन लगाया था, क्योंकि वो कंपटीशन को तोड़ रहा था। ठीक है। और यहां पर उसके पास कभी फाइन नहीं लगा, यहां उसने बहुत पैसा कमाया। ऐसे ही यूएस में ना बिल गेट्स का एग्जांपल है। जैसे हम बिल गेट्स को जानते हैं, राइट, बिल गेट्स ने बहुत पैसा कमाया है। लेकिन बिल गेट्स ने ना, इसके पीछे एक स्टोरी है। बिल गेट्स ने मतलब विंडोज आपको पता है, राइट, कि विंडोज की पॉपुलैरिटी आज भी बहुत आई है। मतलब उस टाइम पे 90s के टाइम पे जब ये सब ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा, मतलब विंडोज एक किस्म से 90% मार्केट खा रखा था। तो विंडोज ने ना 98 जब निकाला था वर्जन, तो उसमें इन्होंने क्या करा था कि उस टाइम पे ना यूएस में एक कंपनी हुआ करती थी वेब ब्राउजर की, जिसका नाम था नेटस्केप। ठीक है। तो बिल गेट्स ने क्या करा था, नेटस्केप कंपनी मतलब ब्राउजर में मोनोपोली थी एक किस्म से। तो ब्राउजर के कंपटीशन में नेटस्केप को गिराने के लिए विंडोज ने 98 जो वर्जन निकाला था, उस वर्जन में नेटस्केप को चलाने का फीचर ही नहीं दिया था। अब जब फीचर ही नहीं दिया, तो बंदे ने जैसे विंडोज अपडेट करी, तो उसके बाद नेटस्केप चला ही नहीं, तो वो फोर्स हो गई कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चलाना है अब तो वो वहां पर उसने कंपटीशन को वो करा था। तो इसके लिए ना यूनाइटेड स्टेट्स का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने बिल गेट्स को मतलब ऐसे फाइन तो बहुत ज्यादा नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने बिल गेट्स को वार्न किया था कि ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ लॉ जबरदस्त है, उसकी वजह से बिल गेट्स जैसा बंदा भी अपनी मोनोपोली नहीं चला पाया उस लेवल पे। ठीक है, मतलब अपनी मनमानी नहीं चला पाया। लेकिन ये जो रीजन है, ये रीजन मतलब अगर आप देखोगे, ये रीजन जैसे गोल्ड माइंस इन चीजों में बहुत रिच था, मतलब मिनरल्स में बहुत रिच था कंपेयर टू दिस रीजन। लेकिन इस रीजन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इवन 1990 में जाके ये रीजन एक्चुअली में डेमोक्रेसी बना था। ठीक है। और 1990 तक आते आते भी ये रीजन में मतलब करप्शन आज भी है। करप्शन क्या है यहाँ पर, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है आज भी। अगर मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, ये दोनों रीजन ना कल्चरली हर हर लेवल पे ना सेम थे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। लेकिन हम जनरली ना एक गलत परसेप्शन रखते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि अरे उस कंट्री में तो पहले से मिनरल्स थे, पहले से ये था, इस वजह से वो कंट्री बहुत रिच है। नहीं, रीजन ये नहीं होता। रीजन ना एक्चुअली में इकोनॉमी नहीं होता है। रीजन ना हमेशा पॉलिटिक्स पे आ जाता है। अगर आपकी कंट्री में कोई पॉलिटिकल पावर ऐसी है कि जो अपने लिए ही खेल रही है, ठीक है, सिर्फ उनको अपना ही है, और आपको नीचे कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है, कोई बेटर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, तो आप इसी कंट्री की इसी साउथ अमेरिका रीजन की तरफ जाने वाले हो समय के साथ। क्योंकि इस एरिया में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें कैसे आएंगी जब बेटर एजुकेशन ही नहीं होगी। तो जो बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन करेगी कैसे। वो फोर्स होंगे कि बस वो लेबर की तरह ही काम कर सकते हैं, राइट। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा इकोसिस्टम कैसे क्रिएट होगा कि एक गरीब बंदा भी मतलब सब कुछ कर सकता है विदाउट पैसा खिलाए, विदाउट ब्राइबरी के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ ये रीजन परफेक्ट ही है हुआ, बिल्कुल। लेकिन हम इस टाइम पे इन दो रीजन का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने में एक ही चीज समझ में आ रही है कि इस रीजन में जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स इस तरह की थी कि वो फोर्स हो गए एक किस्म से कि यहां पर ना करप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि मोनोपोली नहीं है किसी की। और मोनोपोली जब नहीं है, तो उन्होंने ना बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, या किसी भी बिजनेस में इस चीज को हमेशा चेक में रखा कि कहीं पे भी कोई अपनी मनमानी ना कर सके। लेकिन ये रीजन ना, जो स्पेनिश टाइम से मतलब 1500 से जो इनके रीजन में चल रहा था, वही 1990 2000 तक चलता रहा। आज भी ये जो कंट्रीज है, ये कोई बहुत अच्छी कंट्रीज नहीं है, मतलब इनकी हालत, इनके पास बहुत पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई बेटर एजुकेशन, या ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये क्या बोलते हैं, आपको कोई लूट नहीं सकता। इस रीजन में सबसे ज्यादा है। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटिटी होती है ना, वो पॉलिटिक्स ही होती है।
ठीक है, किसी किसी भी कंट्री में पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और पॉलिटिक जो ये जो भी मतलब जो भी मतलब पार्टी पावर में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर मीन्स इकोसिस्टम प्रोवाइड करे जिसमें लोग आगे बढ़ पाएं। अगर आपकी कंट्री में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में, वो ऐसा नहीं कर रही है, तो समय के साथ आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको जो चीज मिलनी चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है, तो आप मैजिकली आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और इस रीजन में ये हुआ है, इसी वजह से अमेरिका वन ऑफ द सुपर पावर बना। उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका में कुछ अलग ही था जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया, नहीं। यहाँ पर बेटर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा जिसकी वजह से बेटर इकोनॉमिक कंडीशन बनी, जिसकी वजह से बेटर बिजनेस बने, जिसकी वजह से बेटर इकोसिस्टम बना, और जिसकी वजह से लोगों को बेटर फैसिलिटीज मिली, और जिसकी वजह से लोग ऊपर आए। ठीक है, तो ये हर कंट्री का एक सबूत है। तो ये एक्चुअल में इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। थैंक यू।